नमस्कार फ्रेंड्स, SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.2 यूट्यूब चैनल क्लासेस पे आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, DFPR 2024 डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस सेशन में हम रूल 10 जो अप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन से संबंधित है उसके सब रूल 4 to 10 की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो सब रूल 4 की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, रूल 10 अप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन, इसमें जनरल रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले भी जनरल रेस्ट्रिक्शन 1 2 3 हम देख चुके हैं और यहाँ से हम रूल नंबर सब 4 जनरल रेस्ट्रिक्शन क्या हमें नहीं करना है। रूल नंबर 9 में जो था वो जनरल कंडीशन था। रूल नंबर 10 में जनरल रेस्ट्रिक्शन है, हमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो हमें यहाँ पर समझना रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फंड्स प्रोवाइडेड फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट वोटेड एक्सपेंडिचर एंड फंड्स प्रोवाइडेड फॉर वोटेड एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट चार्ज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सीधा सीधा सा प्रोविजन है। चार्ज एक्सपेंडिचर अलग होता है, वोटेड एक्सपेंडिचर अलग होता है। जो फंड चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए अप्रोप्रिएट हुआ है वो वोटेड के लिए रीअप्रोप्रिएट नहीं होगा और जो वोटेड के लिए हुआ है वो चार्ज के लिए नहीं होगा। सिंपल। सो फंड प्रोवाइडेड फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट वोटेड एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से फंड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर वोटेड एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट चार्ज एक्सपेंडिचर। ये ग्रॉस नेग्लिजेंस हो जाएगा। चार्ज एक्सपेंडिचर टोटल अलग हेड है, उसके लिए वोटिंग नहीं होती है। वोटेड एक्सपेंडिचर टोटल अलग है, उनके लिए वोटिंग होती है। और इन दोनों के बीच में रीअप्रोप्रिएशन अगर हो गया तो आगे से बजट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इन दोनों के बीच में कभी रीअप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता है। राइट। रीअप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। ये देखिए, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट में दो मेन हेड होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल में कैपिटल रिसीट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें रेवेन्यू रिसीट में टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाते हैं। रिसीट मीन्स गवर्नमेंट का इनकम हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। इसमें प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान है। कैपिटल में उसी तरीके से प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिर्फ इसी के लिए चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, बाकी सब के लिए वोटिंग करनी पड़ती है। बाकी सब वोटेड एक्सपेंडिचर है, बाकी के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है और वो ये हेड है। इसलिए इस हेड से किसी भी हेड में एप्रोप्रिएशन रिपोप्रिएशन नहीं होगा, नॉट अलाउड। Charge expenditure which does not require the voting of legislature but is placed before the legislature along with the voted amount. वोटेड अमाउंट के साथ उसे भी प्लेस किया जाता है। आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 उसको कॉल किया जाता है। वोटिंग होती है वोटेड वाले की। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसकी वोटिंग नहीं की जाती है। वोटेड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। वोटेड एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। चार्ज वाले के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब चार्ज वाले की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें अगर जरूरत पड़ती है तो इसलिए इन दोनों के बीच में अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं।
सब रूल 5, no reappropriation shall be made from one grant or appropriation for charged expenditure to another grant or appropriation for charge। यहाँ पर क्या restriction लगा रहे हैं कि generally एक चार्ज एक्सपेंडिचर से दूसरे चार्ज एक्सपेंडिचर के हेड में भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अलग अलग हेड सब हेड होता ऑब्जेक्ट हेड होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट हेड से दूसरे ऑब्जेक्ट हेड चार्ज एक्सपेंडिचर में भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ठीक है। 6 क्या बोल रहे हैं, नो रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड फ्रॉम कैपिटल टू रेवेन्यू सेक्शन और ग्रांट और वाइस वर्सा। सो ये भी स्पष्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, रेवेन्यू सेक्शन अलग है। कैपिटल सेक्शन का रेवेन्यू में और रेवेन्यू सेक्शन का कैपिटल में रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। किसका किसका रीअप्रोप्रिएशन होगा उसको हम पहले भी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। अभी ये जनरल रेस्ट्रिक्शन है। नो रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएशन already augmented through a supplementary demand for grant passed by the parliament or under the provision of, देखिए जैसा है, किसी हेड में फंड की कमी पड़ गई, किसी हेड में फंड की कमी पड़ गई और चाहे कोई हेड कोई नए हेड में फंड दिया गया सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा, एनुअल बजट के द्वारा नहीं, सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा। सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा किसी हेड में फंड अप्रोप्रिएट किया गया किसी पर्पस के लिए, उस सप्लीमेंट्री डिमांड वाले फंड को बाद में रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, किसी दूसरे हेड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे वो तो स्पेशल सिचुएशन अराइज हुआ है और इसलिए सप्लीमेंट्री डिमांड प्लेस किया गया है, तो इसलिए सप्लीमेंट्री डिमांड में से रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड। No reappropriation can be made from savings under the activity for which a contingency fund advance has already been obtained during the course of the financial year। हिसाब ये है कि कंटीजेंसी फंड के लिए अलग से मार्किंग होती है फंड अमाउंट, तो जब जिस जिस काम के लिए कंटीजेंसी फंड में फंड मार्क हो गया है, रिजर्व कर लिया गया है, कम से कम उस काम के लिए रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। कंटीजेंसी फंड में जब फंड मार्क किए जाते हैं रिजर्व किए जाते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया रहता है कि ठीक है ये नेचुरल कैलेमिटी के लिए होगा, साइक्लोन के लिए होगा, कुछ ऐसे प्राकृतिक विपदा आ गई, बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए होगा, ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो जो है जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कंटीजेंसी फंड से, उसके लिए नॉर्मल चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर से रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड। ठीक है। आपका चैनल ऐसी कीजिए स्टडीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। देखिए यहां तक क्या था, यहां तक हमें डीएफपीआर के बेसिक चीजों को समझना था, इसलिए हमने एक एक प्रोविजन को विस्तार से आपके बीच में चर्चा की है। अब लगभग बेसिक जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए अब जो होगी वो जहां जहां जरूरत होगी वहीं पर एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो कम एक्सप्लेनेशन में ही हम आगे बढ़ेंगे। राइट। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, वो रेस्ट्रिक्शन सब रूल 8 तक था, वो ओवर हो गया। अब क्या है, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज एंड और डिपार्टमेंट। अब रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड डिपार्टमेंट्स है, उनके पास क्या क्या पावर है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दैट इज मेंशन्ड इन सब रूल 10 ऑफ रूल 10, सब रूल 9 ऑफ रूल 10। राइट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एबव, अर्थात इससे पहले जो कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो इससे पहले जो रेस्ट्रिक्शन है उस रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स। किसके पास पावर होगा, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, उनके पास ये पावर होंगे। क्या पावर होगा,
To augment the provision of the heads, salary, allowances, wages, pensionary charges, medical expenses, rent, rates, tax, land for building through reappropriation। देखिए जी, ये जो हेड की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा हेड जो है ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर में कभी कभी फंड कम पड़ जाते हैं, कहीं डीए बढ़ गया, कहीं पे कमीशन आ गया, कहीं कुछ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से और भी इंसेंटिव दिया। तो अगर इसमें कमी पड़ गई फंड की, तो उस फंड को रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा बढ़ा सकती है मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री के पास फंड अवेलेबल है उसी में से, जो डिपार्टमेंट के पास फंड है उसी में से इस हेड की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि ये नॉन अवॉइडेबल हेड्स हैं। सैलरी आपको देना है, वेजेज आपको देना है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी है, रेंट रेट्स आपकी लायबिलिटी है, टैक्सेस जो है वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। सो इसलिए इन हेड्स में अगर पैसे की कमी पड़ती है तो इसमें ऑगमेंट करने के लिए, पैसे डालने के लिए रीअप्रोप्रिएशन डिपार्टमेंट हेड का, जो डिपार्टमेंट में जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है वो कर सकती है। और टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट हेड सैलरीज टू द ऑब्जेक्ट हेड सैलरीज अक्रॉस द स्कीम। देखिए, एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के पास 100 विंग्स होंगे, ब्रांचेज होंगे, तो उन सबको सैलरी देना है ना। तो अगर डिपार्टमेंट ने मार्क करके रखा है कि ये सैलरी ए के लिए, ये सैलरी बी एरिया के लिए, ये सैलरी सी एरिया के लिए है, जरूरत पड़ने पर सैलरी हेड में ही वो रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, सैलरी टू सैलरी, एक एरिया से दूसरे एरिया। सिर्फ और सिर्फ चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कर सकते हैं। सैलरी का सैलरी में ही कर सकते हैं, सिर्फ एरिया चेंज करने की बात हो रही है। सैलरी हेड में जो आते हैं, सैलरी हेड में सब हेड भी होते हैं। इससे पहले हमने देखा जब एनेक्सर 1 डिस्कस कर रहे थे, तो सैलरी हेड में और भी सब हेड्स हैं, तो उसमें अप्रोप्रिएशन अलाउड है। To augment provisions already approved by parliament through the supplementary demand for grants। कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट से प्रोविजन तो अप्रूव हो गया, लेकिन उस समय फंड कम दिख रहे थे और उस समय कम फंड उसमें डाला गया था किसी ऑब्जेक्ट हेड में। अभी उसमें फंड की जरूरत है, अप्रूवल पार्लियामेंट का हो चुका है। जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं है उसकी अलग बात हो रही है। ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, to augment provisions already approved by parliament through the supplementary demand for grant। तो उसके लिए क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड में उसको पास करके और उसको उसमें फंड बढ़ा सकते हैं, उसमें ऑगमेंटेशन अलाउड है। ठीक है। 4, to reappropriate funds from lump sum provision for north east areas to concerned schemes। नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट इस एरिया के लिए लमसम अमाउंट जो दिया जाए, एक मुश्त अमाउंट जो अप्रोप्रिएट किया गया है, उसमें से रीअप्रोप्रिएशन की बात यहाँ पर हो रही है। कर सकते हैं क्या? बोल तो रहे हैं कि कर सकते हैं। हाउएवर दिस डेलीगेशन ऑफ पावर इज लिमिटेड टू रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम लमसम प्रोविजन टू द स्कीम फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ ए स्कीम और प्रोग्राम इन द नॉर्थ ईस्ट एरियाज एलोन। सो जो लमसम अमाउंट नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए अप्रोप्रिएट किया गया है उसमें रीअप्रोप्रिएशन अलाउड है, लेकिन रीअप्रोप्रिएशन किस तरीके से कर सकते हैं? उसी तरीके से कर सकते हैं कि उस एरिया का फंड उसी एरिया में यूज होगा, उससे बाहर वाले एरिया में उस फंड को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। To reappropriate or appropriate or reappropriate to any work to cover excess of expenditure over authorized sanction financial limit up to 20% subject to excess expenditure being approved by the competent authority। और क्या reappropriate कर सकते हैं? reappropriation का एक लिमिट है, जो भी फाइनेंशियल लिमिट, जो भी सैंक्शन दिया गया है उस सैंक्शन का अप टू 20%, इससे पहले 10% का प्रोविजन था, तो इसमें अप टू 20% जो है रीअप्रोप्रिएशन हो सकता है।
20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। Financial limits up to 20% subject to such excess expenditure being approved by the competent authority. Competent authority के अप्रूवल से up to 20% reappropriation allowed है, उससे ज्यादा नहीं allowed है। रीअप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा ही करना है तो सीधे अप्रोप्रिएशन सीधे बजट में लेकर के आओ। इन बिटवीन द ईयर किस लिए करना है? रीअप्रोप्रिएशन का एक और रूल है कि फर्स्ट क्वार्टर में रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। अरे बजट पास हुआ उसी समय रीअप्रोप्रिएशन शुरू होने लगेगा, ये तो पुअर होमवर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। 6th, to augment a budget provision under any line item ending at an object head so to such limits permitted by Ministry of Finance through its various specific or general orders issued from time to time. सो क्या है, बजट प्रोविजन में जो भी अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन होता है उसके लिए टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्डर निकालती रहती है। कभी कभी जनरल ऑर्डर भी निकलता है, कभी कभी स्पेसिफिक ऑर्डर भी निकलता है, उन सबको भी हमें फॉलो करना है। किस लिए? टू सच लिमिट परमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस ऑर्डर के द्वारा लिमिट फिक्स किए जाते हैं, उसको भी फॉलो करना है। 7. Ministry or department are required to exercise the powers delegated under these rules for reappropriation of funds in consultation with respective financial advisor who shall ensure that the provision of these rules are strictly adhered to. देखिए जी, रीअप्रोप्रिएशन जो है एक बड़ी डेलिकेटेड चीज है। ये अलाउ किया गया है सो दैट मिड ऑफ द ईयर कुछ सिचुएशन चेंज होते हैं, मिड ऑफ द ईयर चाहे एंड ऑफ द ईयर किसी हेड में सेविंग हो जाती है और किसी दूसरे हेड में रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए रीअप्रोप्रिएशन किया जाता है। कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, उसको रोकने के लिए कंडीशन ये है कि फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन कंसल्टेशन विद रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर। हर डिपार्टमेंट में एक आईएफए का पोस्ट क्रिएट किया गया है। सो वो आईएफए जो होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर जो होंगे, उनके कंसल्टेशन के साथ से ही रीअप्रोप्रिएशन करना है। फॉर व्हाट पर्पस? टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स आर स्ट्रिक्टली अधेयर्ड टू। इसलिए आईएफए के कंसल्टेशन से रीअप्रोप्रिएशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, केसेस रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें रूल 10 का सब रूल 10 है। केसेस रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर रीअप्रोप्रिएशन बहुत आवश्यक है। ऐसे केसेस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। डेलीगेशन इसी को कहते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकते हैं। एबनॉर्मल सिचुएशन हो रहा है तो दे विल गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर अप्रूवल। Notwithstanding anything contained in this rule, except with the previous consent of the budget division with concurrence of the secretary expenditure। सारे रूल साइड में रख दीजिए भाई। Notwithstanding anything contained in this rule, जितने चीजें इस रूल में रखी गई हैं सबको साइड में रख दीजिए। Except with the previous consent of budget division with concurrence of secretary, कंडीशन क्या लगा दिए? सेक्रेटरी के अप्रूवल के, जो कंकरेंस ऑफ सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है उनके अप्रूवल से ही बाकी चीजें होगी। अगर बिना उनके अप्रूवल के नो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल बी कैरिड आउट टू मीट एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू सेक्शन फ्रॉम सेविंग अंडर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट और यूनियन टेरिटोरी। तो जो ग्रांट स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के लिए दिया गया है उसमें से रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए
फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बजट में हमने किसी स्टेट को फंड दे दिया और बाद में रीअप्रोप्रिएट करके उस फंड को हम अपने पास यूज कर लिए, ये नहीं चलेगा। इसलिए जब भी ऐसे सिचुएशन आए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द appropriate authority to decide the reappropriation. No reappropriation of fund shall be made between capital outlet and loan or vice versa in capital section में कैपिटल आउटलेट एंड लोन के बीच में रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड है एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। No reappropriation of fund shall be made from salary or allowances head to any other primary unit of appropriation. So salary head allowances head को ऑगमेंट किया जा सकता है। सैलरी हेड अलाउंसेज हेड में एप्रोप्रिएशन करके फंड डाला जा सकता है। सैलरी हेड अलाउंसेज हेड से एप्रोप्रिएशन करके बाहर नहीं निकाल सकते। सैलरी हेड अलाउंसेज हेड में दूसरे हेड से एप्रोप्रिएशन करके ऑगमेंटेशन करके फंड डाला जा सकता है, इसमें इनकमिंग हो सकती है। लेकिन सैलरी हेड अलाउंसेज में से किसी और हेड में रीअप्रोप्रिएशन, किसी और हेड में ट्रांसफर नॉट परमिटेड। क्यों? अरे वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में से वोटेड एक्सपेंडिचर में अगर रीअप्रोप्रिएशन बैठे बैठे कर देंगे तो पार्लियामेंट किस लिए और उनके अप्रूवल की क्या आवश्यकता रही, इसलिए इट इज नॉट अलाउड। ठीक है। नंबर 4, no reappropriation shall be made from the provision made for externally added projects to non-externally added projects. So प्रोजेक्ट जो होंगे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में से नॉन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. No reappropriation shall be made from and to the provision for secret service expenditure. In case of augmentation by 25% or more, the original provision prior approval of CNG would also be required. So सीक्रेट सर्विसेज एक्सपेंडिचर हेड में से रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। सीक्रेट सर्विसेज एक्सपेंडिचर में से बाहर पैसे नहीं निकल दूसरे हेड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इन केस सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर में 25% से ज्यादा ऑगमेंटेशन करना है, उसका फंड रेजिंग करना है, बढ़ाना है, देन इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, राइट। 25% MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। नो रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड फ्रॉम द प्राइमरी यूनिट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट अदर फिक्स असेट टू एनी अदर यूनिट। देखिए ऐसा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इस हेड में जो भी पैसे हैं वो इसी हेड में इंटरनली रीअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, इससे बाहर दूसरे हेड में reappropriation not allowed subject to prior approval of finance ministry. Number 7, no appropriation or reappropriation shall be made to any work to cover excess of expenditure over authorized financial limit beyond 20%. So ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि appropriation का एक कंडीशन है, किसी भी हालत में appropriation 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। 20% तक डिपार्टमेंट को परमिट किया गया है, मैक्सिमम 20% तक रीअप्रोप्रिएशन हो सकता है, उससे ज्यादा रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड है। उससे 20% से ज्यादा अगर रीअप्रोप्रिएशन करने की जरूरत पड़ ही गई, इट नीड्स अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। सो ये 20% अगेन MCQ. नो रीअप्रोप्रिएशन हैविंग the effect of augmenting a budget provision under any line time ending at the object head shall be made beyond the limits prescribed by the Ministry of Finance through its various specific general orders issued from time to time. So, no reappropriation having the effect of augmenting a budget provision. देखिए ऐसा है,
रीअप्रोप्रिएशन एक क्लियर टर्मिनोलॉजी है जिसमें किसी पार्टिकुलर हेड में सेविंग हो रही है, उसमें से ट्रांसफर करना है मनी, किसी पार्टिकुलर हेड में फंड की कमी पड़ रही है उसमें, तो इसमें कमी को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि किसी हेड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड ऑगमेंटेशन करना है, फंड को रेजिंग कर देना है। अगर ऐसा करना है, इट नीड्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। No reappropriation of funds to a head from which funds were previously redirected or कई ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट हेड ए से जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट हेड बी में रीअप्रोप्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट हेड ए में से अप टू 20% ऑब्जेक्ट हेड बी में ट्रांसफर कर दिया गया फंड। अब आने वाले समय में किसी और हेड से फिर ऑब्जेक्ट हेड ए में डालना नॉट अलाउ। अरे ये तो एस्टिमेट किया गया था ना कि इसमें सेविंग हो रही है, इसमें बच रहे हैं, तो इसकी सेविंग हो, इसकी बच रही है, ये लैप्स ना कर जाए ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, इसलिए इसको दूसरे हेड में दिया गया। तो ए में से बी में दे दीजिए और फिर सी में से ए में दे दीजिए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए नो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स टू अ हेड from which funds were previously redirected or reappropriated to another head, not allowed। एक बार इसमें से फंड निकल करके इसमें चला गया, अब इसको रिकम्पेंसेट नॉट अलाउड, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, राइट। तो इस तरीके से हमने रीअप्रोप्रिएशन के बहुत से कंडीशन देखे, बहुत से रेस्ट्रिक्शन देखे। ये प्रोविजन आपको देखने में हल्के लगते होंगे और हल्के हैं भी, बस ये है कि एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेने से माइंड में सेट हो जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, आरटीआई की मैक्सिमम क्लासेज इसी पे हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के सारे क्लासेज इसी पे हैं, जनरल इंग्लिश के सारे क्लासेस इसी पे हैं, एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के सारे क्लासेस इसी चैनल पे हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SGKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।